हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 16 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि हम वस्तुओं को किस प्रकार से देख पाते हैं, यानी कि किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है और वस्तुओं को दृश्य बनाती है। चलिए इस भाग में हम समझेंगे कि समतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे दो प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यह प्रकाश जो है वस्तु के द्वारा उत्सर्जित भी हो सकता है या फिर उससे परावर्तित हुआ हो सकता है और वस्तुएं हमें दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न था, यदि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतित कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तित कोण का मान क्या होगा। बच्चों, हमने पढ़े थे परावर्तन के नियम, जिसमें हमने समझा था कि आपतित कोण का मान सदैव परावर्तित कोण के बराबर होता है। यदि हमारा आपतन कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही होगा। ये हो गए बच्चों दोनों प्रश्नों के उत्तर। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किस तरह से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए बच्चों हमें एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। क्या करना है बच्चों, हमें एक समतल दर्पण हमने यहाँ पर लिया है। कौन सा दर्पण है, PQ। अब क्या करेंगे हम, इसके सामने एक प्रकाश स्रोत O हमें रखना है। ये जो है हमारा प्रकाश स्रोत, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो O है। अब क्या करेंगे हम, इस प्रकाश स्रोत से आने वाली दो किरणें कौन कौन सी बच्चों, OA और OC, दो किरणें हमें यहाँ पर अंकित करनी है। कौन कौन सी बना ली, OA और OC। ये क्या हो गई, आपतित किरणें हो गई। अब क्या करेंगे, समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदु जहाँ पर A और C है वहाँ पर हमें अभिलंब खींचना है। कैसे खींचते हैं बच्चों, जहाँ पर जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है वहाँ पर हमें 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो हमने A पर और बिंदु C पर ये अभिलंब खींच दिए हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हैं उन्हें हमने किससे निरूपित किया है, AB और CD से। यानी कि अब हमें क्या करना है, ये जो आपतित किरणें हैं इनकी परावर्तित किरणें भी बनानी है। कैसे बनाएंगे हम, A से परावर्तित किरण कौन सी हो जाएगी, AB, और C से परावर्तित किरण है बच्चों C और D। अब यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं परावर्तन के दूसरे नियम को, कि जो हमारी आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। अब क्या करना है बच्चों, आगे हमें जो है एक बिंदु, ये जो हमारी AB और CD जो रेखाएं हमने परावर्तित किरणें इस पर बनाई है, इनको हमें आगे की तरफ बढ़ाना है। क्या ये मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, यहाँ पर दूर जा रही है। और इसे अब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिल रही है ये, I बिंदु पर। कहाँ पर मिलेंगी, I बिंदु पर ये मिलती है। बच्चों, क्या ये वास्तव में मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमने जब इन किरणों को पीछे बढ़ाया है, यानी कि क्या हो रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। और इस I पर ही जो है हमें इस वस्तु O का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ पर हमें केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है और इसीलिए ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, O का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिंदु I पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, केवल मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही है। तो बच्चों, हम क्या कहेंगे कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। और ये वस्तु के बराबर होता है, जितना हमारा ऑब्जेक्ट O होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, I बिंदु पर होगा। तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम, कि प्रतिबिंब जो है हमारा वो कैसा बना है, आभासी
बना है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बन रहा है दर्पण के पीछे की और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसके अलावा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आकार में यह वस्तु के बराबर होगा, यानी कि जितनी हमारी वस्तु है उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है बच्चों पार्श्व परिवर्तन? जब कभी भी हम समतल दर्पण के सामने इस तरह से खड़े होते हैं तो जो दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उसमें हमारा जो दायां हाथ है वो बायां हाथ दिखाई देता है और जो हमारा बायां हाथ है वो हमें उधर दायां दिखाई देता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है और इस घटना को ही क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है? प्रतिबिंब के अंदर पार्श्व जो है वो परिवर्तित हो रहा है, दायां भाग बायां दिखाई दे रहा है और बायां भाग दायां दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास में कि हम वस्तुओं को किस प्रकार से परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वस्तुओं के द्वारा जब परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश कर रहा है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे कि बच्चों हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों दे रहा है? क्योंकि चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करता है, उसके बाद में उसे परावर्तित कर देता है और उसी प्रकाश के कारण हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं लगभग हमें किसके कारण दिखाई दे रही है? परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। तो जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो क्या होता है? उसके द्वारा वो हमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है? सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है। और बच्चों ऐसे पिंड जो क्या करते हैं? दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। जबकि कुछ पिंड क्या होते हैं? स्वयं का प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करते हैं, उनका स्वयं का प्रकाश होता है, वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप, ये क्या कर रहे हैं? किसी से प्रकाश नहीं ले रहे हैं, ये स्वयं ही प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तारे हैं, सूर्य है, या हम बात करें विद्युत लैंप की तो ये क्या कहलाएंगे? दीप्त पिंड कहलाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। क्या जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसे पुनः परावर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। जब आप कभी बाल कटवाने नाई की दुकान पर जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर एक दर्पण आगे की ओर लगा होता है और एक दर्पण हमारे पीछे की ओर लगा होता है, जिससे क्या होता है? हम अपने पीछे के बालों को भी आसानी से सामने के दर्पण में देख पाते हैं। या फिर यदि पीछे कांच नहीं लगा हुआ है तो जो नाई की दुकान पर हम जाते हैं वहाँ पर नाई बाल काटने के बाद इस तरह से हमारे पीछे एक कांच रखता है और पीछे के कटे हुए बालों को हमें वो दिखाता है। कहाँ दिखते हैं वो? हमें आगे वाले दर्पण में दिखाई देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो कांच है हमारा आगे वाला समतल दर्पण है उसके अंदर हमें एक और प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ये किसके कारण हो रहा है? परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तन के कारण। और इससे क्या होता है कि हम अपने उन बालों को भी देख सकते हैं जिन्हें हम सीधे घूमकर नहीं देख सकते। पीछे वाले बाल जो है वो भी हमें आसानी से दिखाई देते हैं। तो क्या होता है बच्चों इसके अंदर कि इन दर्पणों के द्वारा परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन हो रहा है और हमें वस्तुओं के एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और इस प्रक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं? हम परिदर्शी में करते हैं, जहां पर दो समतल दर्पण का उपयोग करके हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जिन्हें हम सीधे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। तो इन परिदर्शी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? पनडुब्बियों में, टैंकों में या फिर बंकर में जो सैनिक छिपे होते हैं वो बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इन परिदर्शियों का प्रयोग करते हैं। क्या किया? इनमें दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो वस्तुएं हमें आसानी से सीधे दिखाई नहीं दे रही है
वो इन परिदर्शी के द्वारा आसानी से देखी जा सकती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बहु प्रतिबिंब, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे प्रतिबिंब। अब बहुत सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इसको समझने के लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों, हमें दो समतल दर्पण लेने हैं और इन दोनों समतल दर्पण को हमने जो है समकोण पर लगा दिया। एक दर्पण को हमने ऐसे लगा दिया है और एक दर्पण को ऐसे लगा दिया है। समकोण बनाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने इन्हें रख दिया है। किसी टेप की सहायता से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। ध्यान क्या रखना है हमें कि दोनों दर्पणों के किनारे जो हैं वो मिले रहें। क्या कर देंगे, इन दर्पणों के बीच में रखना है बच्चों हमें एक सिक्का रख देना है। और अब हम नोट करेंगे कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस सिक्के के 1, 2 और 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक ही वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन गए, बहुत सारे 3 प्रतिबिंब यहाँ पर बन गए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों दर्पणों को अलग अलग कोणों पर रखेंगे, जैसे कि 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर और 180 डिग्री पर हम इनको रखेंगे और बार बार जो है हम प्रतिबिंबों की संख्या को नोट करेंगे। और एक स्थिति में बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों दर्पणों को हमें रख देना है 0 डिग्री के कोण पर, यानी कि हमें एक दूसरे के समांतर इन दोनों दर्पण को रख देना है और उनके बीच में हम रख देंगे कोई वस्तु या कोई मोमबत्ती और फिर हम नोट करेंगे प्रतिबिंबों की संख्या। बच्चों प्रतिबिंबों की संख्या को हम सीधे भी निकाल सकते हैं। हम देखेंगे बच्चों, जब समतल दर्पणों के मध्य हम कोण बार बार बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिबिंबों की संख्या भी हमें अलग अलग प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे हम कोण बदलते जा रहे हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या भी बदलती जा रही है। यदि हम डायरेक्ट प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना चाहें बच्चों तो हमें क्या करना होगा, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होती है, 360 डिग्री बटा दर्पण के मध्य का कोण, यानी कि हम दर्पण के बीच में कितना कोण रख रहे हैं उसका भाग लगाना है हमें 360 में और जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उसमें से हमें 1 को घटा देना है। तो क्या मिल जाएगी, हमें प्रतिबिंबों की संख्या n प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए बच्चों, यदि जब हमने इसे हल किया तो हमारा उत्तर पूर्णांक में नहीं आया है तो क्या करेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि हमने कोण कितना लिया है, 50 डिग्री लिया है, दोनों दर्पणों के मध्य हमने 50 डिग्री का कोण रखा है, तो अब क्या करेंगे, हम 360 डिग्री बटा 50 माइनस 1 करेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 6.2। अब बच्चों 6.2 तो प्रतिबिंबों की संख्या नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 6 प्रतिबिंब पूरे बनेंगे और 1 प्रतिबिंब 0.2 बनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला पूर्णांक हम ले लेंगे। तो 6.2 से आगे का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यदि हमने दोनों दर्पणों को 50 डिग्री के कोण पर रखा है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बच्चों जब हमने इन दोनों दर्पणों को समांतर रख दिया है, यानी कि इनके बीच में हमने 0 डिग्री का कोण बना दिया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी, अनंत प्राप्त होगी, यानी कि अनंत प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। क्यों, जब दो समतल दर्पण को हम एक दूसरे के समांतर रखेंगे तो उनके मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बच्चों यदि हम सूत्र से देखेंगे तो यदि हम 360 डिग्री में 0 डिग्री का भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें अनंत मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमने दोनों दर्पणों को समांतर जमा दिया है, यानी कि समांतर रूप से हमने एक दूसरे के आगे उनको लगा दिया है, तो बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। बच्चों आपने देखा होगा कि जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें जो चेंजिंग रूम होते हैं उनमें दर्पण जो है वो आमने सामने लगा दिए जाते हैं और बहुत दूर तक हमें अपने प्रतिबिंब उसमें दिखाई देते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है, बहु प्रतिबिंब कहलाती है। और एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों के द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की इस घटना का प्रयोग हम किस में करते हैं, बहुमूर्ति दर्शी में करते हैं, कैलाइडोस्कोप में करते हैं, जहाँ पर जो है हमें भिन्न भिन्न पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। क्या होता है बच्चों बहुमूर्तिदर्शी, इसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं ये भी हम समझेंगे। तो बहुमूर्तिदर्शी जो है इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। इसे बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हम लेंगे 15 सेंटीमीटर और लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेंगे और उन्हें जो है हम इस तरह से एक प्रिज्म के रूप में हमें जमा देना है। इस तरह से जमा देंगे और एक
पट्टी जो है हम नीचे लगा देंगे। इस तरह से हमने जो है इसे तैयार कर लिया। कैसी आकृति हो गई इसकी? प्रिज्म की आकृति हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों अब हम एक शीट लेंगे और उसे बेलनाकार कर लेंगे। मोटी शीट लेंगे या गत्ता ले सकते हैं हम उसे, और हमने बेलनाकार हमने उसको कर लिया है। और क्या करना है, जो हमने पहले प्रिज्म बनाया था उसे हम इस ट्यूब के अंदर फिट कर देंगे। ध्यान क्या रखना है हमें बच्चों कि ट्यूब जो है वो दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, और उसके ऊपर बच्चों हम लगा देंगे एक डिस्क, और उस डिस्क पे हमें क्या कर देना है, एक छिद्र कर देना है जिससे हम दृश्य भीतर का देख पाएं। और इसको टिकाऊ बनाने के लिए हम इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देंगे। हमने क्या किया, जो प्रिज्म हमने बनाया था उसे हमने इस बेलनाकार ट्यूब के अंदर फिट कर दिया है, और ऊपर से हमने लगा दी है एक डिस्क, और उस डिस्क में बच्चों हमें एक छेद कर देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस कैलाइडोस्कोप के अंदर झांक कर देखना है। तो हमें जो है वहां पर एक छिद्र करना है। आगे क्या करेंगे बच्चों, हम ट्यूब के दूसरे सिरे पर हम जो है समतल कांच की एक वृत्ताकार पट्टी लगाएंगे। वृत्ताकार प्लेट जो है हमने लगा दी है। किस तरह से, दर्पणों को छूते हुए हमें लगानी है, और वहां पर हमें डालने हैं क्या, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े। हम रंगीन चूड़ियों के टुकड़े भी ले सकते हैं, और इसे हम बंद कर देंगे एक घिसे हुए कांच की प्लेट से। और क्या होगा, जैसे ही वो कांच के रंगीन टुकड़ों में हलचल होगी तो हमें जो है भिन्न भिन्न पैटर्न उसमें दिखाई देंगे, अलग अलग आकृतियां हमें इसमें दिखाई देगी। तो बच्चों, जो कैलाइडोस्कोप होता है, जब हम इसके छिद्र में झांकेंगे तो अलग अलग पैटर्न हमें दिखेंगे। और इसकी एक विशेषता, इसकी एक खास बात क्या है कि हमें एक पैटर्न कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जितनी बार हम इस कैलाइडोस्कोप के अंदर झांकेंगे तो हमें हर बार जो है अलग अलग पैटर्न दिखाई देंगे। तो बच्चों, जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग वाले लोग होते हैं या फिर जो वॉलपेपर डिजाइन करते हैं, तो वो लोग इस कैलाइडोस्कोप का प्रयोग करके अलग अलग आकृतियों का पता लगाते हैं। यानी कि इसकी मदद से उन्हें नए नए पैटर्न सोचने में मदद मिलती है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा कैलाइडोस्कोप का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश जो है वो हमारा श्वेत होता है या रंगीन होता है, इसको पता करने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हम जो है एक समतल दर्पण लेंगे और एक कटोरी लेंगे। कटोरी में हम भर लेंगे थोड़ा सा पानी, और जो समतल दर्पण है हमारा उसे हम उस कटोरी के अंदर खड़ा कर देंगे, और हमें इसे रख देना है एक खिड़की के पास में, जहां से क्या हो, प्रकाश अंदर आ सके, इस दर्पण पर प्रकाश आपतित हो सके। अब हमें जो है इस तरह से इसे सेट करना है कि जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है वो हमें सामने किसी दीवार पर मिल जाए, यानी कि परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें जो है वो सामने वाली दीवार पर आ जाए। इस तरह से हम उस कटोरी को और दर्पण को सेट कर देंगे। तो बच्चों, जब हम वहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इस तरह से जो परावर्तित प्रकाश है उसके अंदर क्या होगा, हमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो हमें प्रकाश श्वेत दिखाई दे रहा था उसके अंदर बहुत सारे रंग हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हम क्या कहेंगे कि जो हमारा परावर्तित प्रकाश है उसमें बहुत सारे रंग हैं। तो प्रकाश जो है वो अपने रंगों में विभाजित हो रहा है, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग रंगों की पट्टियां हम उस इंद्रधनुष में देखते हैं। तो वो भी क्या है, एक प्राकृतिक परिघटना है जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। और प्रकाश जो होता है हमें श्वेत दिखाई देता है, परंतु यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जब हम प्रिज्म में से इस श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यह अपने मूल रंगों, कौन कौन से रंगों में, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी में विभाजित हो जाता है, और इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो रहा है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। साधारण भाषा में हम कहें कि प्रकाश हमें दिखने में तो श्वेत दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और इंद्रधनुष के समय हमें ये रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा।
बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।